वो हर लड़की से एक ही बात कहता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़कियां उसकी बात मानकर शादी के लिए घर से भाग भी जाती थी और फिर एक छोटे से लॉन्ज रूम ले जाकर शादी से एक रात पहले उनके साथ सेक्स करता और सुबह एक कैप्सूल दे देता कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम लेकर। लेकिन उस कैप्सूल में छुपा था मौत का जहर, साइनाइड। एक छोटी सी कैप्सूल और एक नाम। दिस इज द स्टोरी ऑफ साइनाइड मोहन। 15 जून 2009 में कर्नाटका के बंतवाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है बोरमारू। यहाँ से एक 22 साल की लड़की अनीता अपने घर से भाग गई थी। भागने से पहले अनीता ने अपने घर में एक चिट्ठी छोड़ी थी, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने। और उसी टाइम बोरमारू गाँव से एक लड़का गायब होता है, अली। अब गांव में इसे उसी वक्त लव जिहाद का मुद्दा बना दिया गया था क्योंकि उस टाइम कम्युनल राइट्स चल रहे थे और देखते ही देखते दंगे बढ़ते गए। लोग इतने ज्यादा वायलेंट हो गए थे कि उन्होंने पुलिस स्टेशन तक जला दिया था और अब पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उस टाइम के सर्कल इन्वेस्टिगेटर नंजू देया गोड़ा ने केस को सीरियसली लेते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की। टीम का काम था अनीता के मिसिंग होने का सच समझना। पुलिस ने पहले अली को ढूंढना शुरू करा, बट हैरानी की बात तो ये थी कि 2-3 दिन बाद अली खुद पुलिस स्टेशन चल कर आया और बोला, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, गांव वाले मुझे मार देंगे। पुलिस ऑलरेडी जानती थी कि गांव में कम्युनल टेंशन पीक पर है, इसलिए उन्होंने अली को प्रोटेक्शन कस्टडी में ले लिया और फिर शुरू हुई इंटेरोगेशन। पुलिस ने अली से पूछा कि अनीता कहाँ है और अली ने सीधा बोल दिया कि मैं किसी अनीता को नहीं जानता, वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ भागी है। मैं उस दिन किसी और काम से बाहर था, बट जब तक मैं गाँव पहुँचा तब तक लोगों ने मुझे दोषी ठहरा दिया था। अली के पास भी काफी सॉलिड एविडेंस थे जिससे वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। पुलिस को शक तो था, लेकिन अली के एविडेंस को देख के उन्हें यकीन हो गया था कि अली बेकसूर है। अगले कुछ दिनों में बंटवाल पुलिस ने अनीता के फोटोग्राफ्स और केस डिटेल पूरी कर्नाटका के अलग अलग पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। अब तो हसन डिस्ट्रिक्ट, जो बंटवाल से 107 किलोमीटर दूर था, वहाँ के पुलिस को एक पब्लिक टॉयलेट में एक औरत की लाश मिलती है। हसन पुलिस ने जब डिटेल्स कंपेयर की, उन्होंने देखा कि अनीता के केस के डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे सब कुछ मैच हो रहा है। उन्होंने तुरंत बंटवाल पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब टीम वहाँ पर पहुंची तो कंफर्म हुआ वो अनीता की लाश थी। पुलिस ने जब अनीता के बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया तो रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया था। अनीता की मौत साइनाइड खाने से हुई थी और रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सुसाइड लग रहा था। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर अनीता को अपनी जान लेनी थी तो वो 107 किलोमीटर दूर एक पब्लिक वॉशरूम में अपनी जान क्यों लेगी। इसी रीजन की वजह से पुलिस ने इस केस को और डेप्थ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। फिलहाल उनके पास कोई सॉलिड लीड नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अनीता के CDR मतलब कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल निकलवाते हैं ताकि ये समझा जा सके कि उसने अपनी मौत से पहले किस किस लोगों से बात करी। जब CDR आया तो एक स्ट्रेंज पैटर्न सामने आया। अनीता अपने मौत से पहले एक कावेरी नाम की औरत से दिन रात शाम हर टाइम बात करती थी और इतने अनयूजुअल कनेक्शन देख के पुलिस वालों ने कावेरी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करी। कावेरी को बार बार कॉल लगाया गया, लेकिन हर बार एक ही मैकेनिकल वॉइस सुनाई देती थी। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. पुलिस ने फिर कावेरी के फैमिली बैकग्राउंड को ट्रेस किया। वहाँ से एक और शॉकिंग बात पता चली। फैमिली ने बताया कि कावेरी खुद 17 मार्च 2009 से मिसिंग है। एक मिसिंग औरत दूसरे मिसिंग औरत के साथ कांटेक्ट में थी। ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। पुलिस ने कावेरी का भी CDR निकलवाया और वहाँ से 2 अननोन नंबर सामने आए। पहला नंबर विनूथा नाम की औरत के नाम पर था जो कर्नाटका के पुत्तूर डिस्ट्रिक्ट से थी और दूसरा नंबर पुष्पा के नाम पर रजिस्टर्ड था जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट की रेजिडेंट थी। जब पुलिस ने दोनों औरतों की डिटेल्स निकलवाई तो दोनों औरतें भी महीनों से मिसिंग थी। पुलिस अब समझ गई थी ये कोई रैंडम मिसिंग केस नहीं था, ये एक पैटर्न था। हर एक नई मिसिंग औरत पुरानी मिसिंग औरत से कनेक्टेड थी और जब पुलिस ने और ज्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट किया तो पता चला 20 से ज्यादा औरत एक दूसरे से कनेक्टेड और मिसिंग थी। ये सारी औरतें कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी और इससे पुलिस को एक चीज का अंदाजा तो बिल्कुल हो गया था कि इन सब के पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है। पुलिस ने इस केस को अब सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन के एंगल से परस्यू करना स्टार्ट कर दिया था। पुलिस ने सभी नंबर के रिकॉर्ड्स चेक करे और एक शॉकिंग बात मिली, सभी नंबर एक सेम नंबर वाले डिवाइस से एक्सेस किया गया था, यानी एक ही फोन, एक ही डिवाइस, एक ही हाथ। और लोकेशन निकली दोरलाकाते, मैंगलोर के एक छोटे से गांव में। टीम तुरंत उस जगह पे पहुंच गई। वहाँ पे फोन एक छोटे से लड़के के पास मिला। पुलिस ने उस लड़के से पूछा, क्या ये फोन तुम्हारा है?
और लड़के ने बोला, नहीं साहब, ये फोन मेरा नहीं है, ये फोन मेरे मामा मोहन कुमार विवेक आनंद का है। बस यहाँ पे पुलिस के पास आ गया एक नाम, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर कर्नाटका के सबसे खौफनाक सीरियल किलर के रूप में सामने आने वाला था, साइनाइड मोहन। मोहन कुमार विवेक आनंद का जन्म 1963 में कर्नाटका के कन्याना नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बट एकेडमिक्स में वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इसी इंटेलिजेंस की वजह से उसने बीए डिग्री कंप्लीट की कर्नाटका के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से। पढ़ाई के बाद ही मोहन को अपनी पहली सरकारी नौकरी मिलती है, दक्षिणा कन्नाडा के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की। एक सिंपल सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जिसे लोग मोहन मास्टर कहते थे। उसी स्कूल में पढ़ाने के दौरान मोहन की मुलाकात होती है अपनी ही एक स्टूडेंट से, मैरी नाम की, जिससे आगे जाके वो शादी कर लेता है। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। शादी के बाद दोनों के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ती गई, इसीलिए उनका डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद मोहन ने मंजुला नाम की एक लड़की से अपनी दूसरी शादी की। इस शादी से उसके 2 बच्चे होते हैं। एक परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली मैन का इमेज क्रिएट करते हुए, एक टीचर, एक हस्बैंड, एक फादर, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई वायलेंस नहीं। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी यही उसका सबसे बड़ा वेपन था। लेकिन पुलिस ने अब डिसाइड कर लिया था, अब उन्हें हर हाल में मोहन के खिलाफ सबूत चाहिए था। उन्होंने उसके पास्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसके ट्रैवल पैटर्न सब कुछ खोल कर रख दिए थे। पुलिस ने मोहन के करंट कॉन्टेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने हर एक कॉल रिकॉर्ड, टाइमिंग और मैसेज ट्रैक करना शुरू करा। कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उनके सामने एक स्ट्रेंज पैटर्न सामने आया। मोहन एक सुमित्रा नाम की औरत से लगातार बात कर रहा था। पुलिस ने तुरंत सुमित्रा के डिटेल्स निकलवाए और उसे पुलिस स्टेशन इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। जब पुलिस ने सुमित्रा से पूछा, क्या तुम किसी मोहन कुमार आदमी को जानती हो? सुमित्रा ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं किसी मोहन कुमार को नहीं जानती। फिर पुलिस ने सुमित्रा के सामने मोहन की फोटो रखी और जैसे ही सुमित्रा ने फोटो देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस फोटो को वो देख रही थी, उस फोटो के आदमी को वो जानती थी, लेकिन किसी और नाम से। यहाँ पे पुलिस को समझ आ गया कि मोहन का अगला टारगेट सुमित्रा ही थी। पुलिस ने सुमित्रा को सब कुछ सच बताया कि मोहन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा औरतों के मिसिंग केसेस कनेक्ट हो चुके हैं। ये सब कुछ सुनकर सुमित्रा शॉक में चली गई थी। डर और डिसबिलीफ दोनों ही उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास एक ही चांस था। सुमित्रा उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी मोहन को पकड़वाने के लिए। पहले तो सुमित्रा ने हेल्प करने से मना कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने बताया वो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं और भी औरतों की जान ले रहा है, तब सुमित्रा ने डर के बावजूद हेल्प करने के लिए हाँ कर दी। पुलिस ने सुमित्रा को काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तुम मोहन से बात करती रहो पहले जैसे। हम हर कॉल, हर मैसेज, हर मीटिंग मॉनिटर करेंगे और तुम्हारे आसपास पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा रहेगी। सुमित्रा के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी इजी नहीं था। एक ऐसे इंसान से नॉर्मल बात करने के लिए जिसके बारे में उसे अब पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन उसने हिम्मत रखी। पुलिस के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सुमित्रा ने मोहन से रोजाना बात करना स्टार्ट कर दिया। वो प्रिटेंड करती थी कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और मोहन अपने पुराने स्टाइल में स्वीट टॉक करता रहा। कुछ दिन तक ये सारे कॉन्वर्सेशन चलते रहे और मोहन ने फिर एक वो लाइन बोली, सुमित्रा चलो हम भाग चलते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि इस मोमेंट का इंतजार पुलिस वाले कर रहे थे। उसने तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और अब प्लान रेडी था। पुलिस ने पूरा ऑपरेशन सेटअप कर लिया। हिडन टीम्स, प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर, बैकअप व्हीकल्स, सब कुछ सुमित्रा के आसपास डिप्लॉयड कर दिया गया। अगला दिन फिक्स हुआ जहाँ पे मोहन सुमित्रा से मिलने आने वाला था। सुमित्रा जानती थी इस बार वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि पुलिस का ट्रैप है। 21 अक्टूबर 2009 सुबह का वक्त था जहाँ पे मोहन ने सुमित्रा को कॉल किया और बोला, बस स्टैंड तक आ जाओ, हम दोनों शादी के लिए भाग जाएंगे। सुमित्रा ने पुलिस को ऑलरेडी सिग्नल दे दिया था और प्लान के मुताबिक पुलिस आसपास सुमित्रा के ऑलरेडी मौजूद थी। शाम का वक्त था जब सुमित्रा बस स्टैंड पहुंची, हैंडबैग टाइटली पकड़े हुए, आंखों में डर भी था और डिटर्मिनेशन भी। कुछ ही देर बाद मोहन वहां पे आया, हमेशा की तरह एक काम चार्मिंग स्माइल के साथ। जैसे ही मोहन सुमित्रा के पास पहुंचा, वॉकी टॉकी में एक आवाज आई, टारगेट इन साइट। अगले ही सेकंड में कर्नाटका पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। मोहन को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने रेजिस्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन ऑफिसर ने उसको टाइट से पकड़ लिया था और जब उसकी तलाशी हुई तब उसकी पॉकेट से एक छोटी सी स्ट्रिप निकली, साइनाइड की गोली। पुलिस कस्टडी में रह के मोहन ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि उसने 30 से ज्यादा औरतों की जान
जान ली थी। उसने पुलिस को डिटेल में बताया था कि कैसे वो एक ही तरकीब बार बार यूज करता था और हर बार बिना किसी शक के बच जाता था। मोहन ऐसा टारगेट ढूंढता था जो कि छोटे गांव की लड़कियां होती थी, जो अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में होती थी, जिन्हें डाउरी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शादी के प्रपोजल्स नहीं मिल पा रहे थे। वो उनसे दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और फिर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखता। हर बार अपना नाम बदलता, कभी सुरेश, कभी प्रकाश, कभी सुधानकर। अपने आप को वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था, जिससे कोई भी औरत उसके फाइनेंशियल कंडीशन पर सवाल ना उठाए। एक समय पे टीचर होने की वजह से मोहन का दिमाग काफी ज्यादा शार्प था। वो हर एक विक्टिम की कास्ट और बैकग्राउंड पर रिसर्च करता था और उन्हीं के कास्ट का होने का ड्रामा करता था, ताकि उनका भरोसा और आसानी से जीत सके। और जब लड़कियां शादी के लिए मान जाती थी तो उन्हें बोलता था कि अपने साथ गहने लाए ताकि घर बसाने में आसानी होगी। मोहन उन लड़कियों से शाम को मिलता था और रात बिताने के लिए उन्हें घर से दूर एक चीप लॉन्ज में ले जाता था। वो उन्हें कहता कि सुबह का मुहूर्त शुभ होता है, हम शादी सुबह करेंगे। उस रात वो उनके साथ सेक्स करता और वो इतना ज्यादा तेज था कि वो हर एक विक्टिम का पीरियड साइकिल तक ट्रैक करता था, ताकि कोई सबूत, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ ना बचे। उसका प्लान हमेशा परफेक्टली कैलकुलेटेड होता था। अगली सुबह जब वो लड़कियां शादी के लिए तैयार होती थी तो मोहन उन्हें कहता था गहना मत पहनो, बाहर चोरी का डर है। वो उन्हें कन्विंस कर देता था, जिससे सारी औरतें पैसे और ज्वेलरी उन्हीं लॉन्ज में छोड़ देती थी। फिर दोनों बस स्टैंड जाते। फिर मोहन कहता था मंदिर यहीं है, बस इस बस से थोड़ा आगे। वो उन्हें बस का वेट करवाता और उस वक्त अपने प्लान का सबसे खतरनाक स्टेप एग्जीक्यूट करता। वो अपनी जेब से एक छोटी सी टैबलेट निकालता और कहता कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो, सेफ रहेगा। वो लड़कियों से कहता था कि पिल लेने के बाद थोड़ा उल्टी जैसा फील होगा तो वॉशरूम में लेना बेहतर होगा। मासूम लड़कियां उसकी बात मान लेती थी और किसी पब्लिक टॉयलेट में जाके वो टैबलेट लेती थी। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके होने वाले हस्बैंड ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं, एक साइनाइड की गोली दी है। मोहन थोड़ी देर बस स्टैंड पे रुक जाता और फिर उनके पैसे और गहने लेके भाग जाता। वो अपने पहले वाले विक्टिम का मोबाइल भी अपने पास रख लेता। उन्हीं मोबाइल का यूज करके अपना अगला टारगेट फंसाता, नए नाम से कॉल करता, नए फेक प्रोमिसेस देता और फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती। और जब कभी भी किसी विक्टिम की बॉडी मिलती तो उसे सुसाइड का केस माना जाता था। और क्योंकि साइनाइड किसी भी फिजिकल वायलेंस का निशान नहीं छोड़ता, पुलिस को कभी कुछ प्रूफ नहीं मिला था। रिजल्ट, हर केस इनसफिशिएंट एविडेंस के नाम पर क्लोज कर दिया जाता। दूसरी तरफ उन औरतों के घर वाले बदनामी के डर से रिपोर्ट करने से कतराते। वो सोचते कि उनकी बेटी खुद ब खुद वापस घर आ जाएगी, लेकिन वो लड़कियां कभी नहीं लौटी। मोहन के कन्फेशन के बाद पिछले सारे अनसॉल्व डेथ के केसेस खुले गए। पुलिस ने जब इन फाइल्स को दोबारा देखा, सारे केसेस का एक ही पैटर्न था और हर एक पैटर्न के पीछे था मोहन कुमार। जब सेशन कोर्ट में मोहन का ट्रायल शुरू हुआ, उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल करने से मना कर दिया था और यहाँ तक अपना लॉयर भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट में वो हर हेयरिंग में अपनी बात बदलता रहा। कहता था मैंने नहीं मारा उन्हें, उन्होंने खुद सुसाइड किया है क्योंकि मैंने शादी करने से मना कर दिया था। मोहन बड़ी चालाकी से अपने चार्जेस के लूप होल्स कोर्ट में रखता था और इसी तरह ट्रायल को वो सालों तक खींचता गया। लेकिन जब 40 से ज्यादा विटनेसेस, 80 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स और मोहन के पास से बरामद किए गए 30 साइनाइड कैप्सूल कोर्ट में पेश किए गए, तब मोहन का झूठ और आर्ग्यूमेंट किसी काम का नहीं रहा। इन सब सबूतों के बेस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ मल्टीपल केसेस पे फैसला सुनाया। कुछ केसेस में उसे उम्र कैद और हजारों रुपए का जुर्माना मिला और कुछ में फांसी की सजा। बाद में मोहन ने अपने लिए हायर कोर्ट में मर्सी पिटीशन फाइल की। कुछ केसेस में उसकी डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजन में बदल दी गई। मोहन के बाकी केसेस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और आज भी मोहन के परिवार के लिए ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उनका एक घर का सदस्य कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है। आज मोहन कर्नाटका के जेल में अपनी सजा काट रहा है। आज मोहन जेल के एक कोने में बैठकर लॉ की किताबें पढ़ता है कि शायद वो अगर कानून समझ जाए तो अपनी सजा कम करवा सके। क्या मोहन जैसे लोग बदलते हैं? तुम क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहती हूँ। और अगर आपने मेरी इंडियन सीरियल किलर प्लेलिस्ट की अमरजीत सादा इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाओ, प्लेलिस्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जहाँ हर एक केस के पीछे छुपा है एक साइकोलॉजिकल डार्कनेस, तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। ट्रस्ट मी, इस बार तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी।